Hi friends, welcome back to the YouTube education. Here we will start chapter 1 of 12th standard, सूचकांक. It means index number. It is also called निर्देशांक. ओके तो सूचकांक है क्या, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि सूचकांक है क्या. चैप्टर के बारे में बात करें तो हमने चैप्टर के मार्क्स की डिस्कशन पहले कर दिए. 12 मार्क्स का चैप्टर है एज पर द ब्लू प्रिंट. टोटल मार्क्स 12 ऑफ दिस चैप्टर. 1 सेक्शन बी, 1 सेक्शन ए, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड 5 मार्क एक्स हमारा सेक्शन एफ में होता है वो. ओके तो हम उसके बेस पर हम चलते हैं. तो सूचकांक है क्या. तो सूचकांक अर्थात ऐसी चीज़ यानी कि किसी वस्तु या वस्तु से संकलित चल राशि या तो समूह के मूल्य में किसी निश्चित वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन. हमारा सूचकांक क्या बताता है कि कोई भी जब हम कुछ कर रहे हैं, कोई भी वस्तु लेते हैं या समूह लेते हैं, उसको सूचकांक कहते हैं. तो कोई भी वस्तु के मैंने जैसे कि ले लिया, पूरा ग्रुप ले लिया, पूरा खाने की चीज़ों का. इट मीन्स खाद्यान्न समूह मैंने लिया. अब खाद्यान्न समूह में खाने पीने की अनाज आ गया, दाल आ गया, तिलहन आ गया, तो तेल आ गया. तो वो सारी चीज़ें जितने भी खाने पीने के, वो सब का भाव एक समय पर कितना था और अभी कितना हुआ है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है, अगर उसको अंतर को प्रतिशत में दर्शाया जाता है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सूचकांक है कि पहले कितना था और अभी कितना है. तो वो जैसे कि पहले किसी चीज़ का भाव था 120 रुपये और अभी वही चीज़ 180 रुपये में मिल रही है, तो ये 2015 का भाव मान लेते हैं और ये अभी 2020 का भाव मान लेते हैं. तो एज एन एग्ज़ाम्पल, तो इसका सूचकांक अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकल सकता है, 180 अभी का भाव बटे 120 पुराना भाव गुणा 100. तो अभी कितना भाव हो गया उसका, पहले वो चीज़ 100% थी, वो बढ़कर कितनी हो गई है, 150%. अगर हम प्रतिशत में बात करें तो वो कितनी हो गई है, 150%. नहीं, उसका सूचकांक कितना हो गया, 150 है अभी. पहले सूचकांक 100 था. कब, जब 2015 में हमने उसको आधार वर्ष के रूप में लिया था तब. तो सूचकांक के लिए हम एक बेसिक शुरुआत हम सूत्र से कर सकते हैं. P1 बटे P0 गुणा 100. अब P होता क्या है यहाँ पर, और P के साथ में 1 भी जुड़ा हुआ है और 0 भी जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है दोनों, तो उसके बारे में हम देखेंगे. तो P होता है प्राइस. P होता है हमारा क्या, प्राइस यानी कि मूल्य. और उसके साथ में अगर 1 लगा हुआ है तो 1 का मतलब होता है क्या, यहाँ पर 1 का मतलब होता है चालू वर्ष, करंट ईयर, जो भी चल रहा हो या सवाल के अंदर जो लिखा हो नया वर्ष, वो मान लिया क्या होगा, चालू वर्ष यानी कि करंट ईयर. उसके बाद में हम बात करें तो 0 होता है. तो 0 मान लिया क्या होगा, गत वर्ष, पिछला वर्ष या तो पुराना जो वर्ष हो हमारा वो, उसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर. ओके, तो प्राइस हमको पता चल गई. P4 हो गए यहाँ पर हमारे इस पूरे चैप्टर में P4 प्राइस, और 1 मीन्स चालू वर्ष और 0 मीन्स गत वर्ष हमको ध्यान में रखना है.
तो जैसे भी हो उसके बाद हम सूचकांक के पहले लक्षण देखते हैं। और सूचकांक होता कैसा है, क्या हमने सब देखा। तो सूचकांक क्या है, इकाई मुक्त माप है। इकाई मुक्त माप है, इसके लिए पीछे कोई इकाई लगती नहीं। जैसे कि हम गेहूँ चावल चीनी लेते तो किलो में हो सकती है, ग्राम में हो सकती है, कभी 1 किलो 500 ग्राम। तो यहाँ पे ऐसी कोई इकाई लगती ही नहीं है, सूचकांक के अंदर में कोई इकाई होती नहीं, इसलिए कैसा माप है, इकाई मुक्त माप है। ये इसका पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है कि तुलनात्मक है। तुलनात्मक है, इसकी तुलना की जा सकती है और ये तुलना करने के काम आ सकता है हमारे, यानी कि किसी भी चीज़ की हमको तुलना करनी है तो ये तुलना करने में सक्षम है, किसी की भी तुलना कर सकता है, ऐसा माप है। जैसे कि हम बात करें कि खाद्यान्न समूह का इतना है और खाद्यान्न के बाद में हम ले लेते हैं ईंधन समूह का। तो ईंधन समूह का अगर वो 120 हो तो उन दोनों की तुलना वहाँ संभव है कि इसके ये होगी और उसकी ये होगी। तो तीसरा माप क्या है, इकाई मुक्त हो, तुलनात्मक है, और तुलनात्मक होने के बाद में ये कैसा है, सापेक्ष माप है, यानी कि परिवर्तनशील है, सापेक्ष माप है। जैसे जैसे साल बदलता जाएगा ये अपना स्वरूप बदल सकता है, भाव बदलते जाएंगे तो अपना स्वरूप बदल सकता है, क्योंकि हमारा प्राइस और वर्षों के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे वर्ष के अंदर प्राइस चेंज होगी ऐसे ऐसे बदलेगा, तो ये क्या सापेक्ष है, यानी कि बदल सकता है। उसके बाद में हमारे पास में है चौथा, इसका एक लक्षण है औसत। ये विशिष्ट औसत है। ये कैसा है, एक विशिष्ट औसत माप है, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये 3 है। तो ये कैसा है, एक विशिष्ट औसत माप है। ये औसत के सभी सामान्य जो लक्षण होते हैं उनको ये धारण करता है, सभी प्रकार के औसत हो गए, इसके लिए इसको एक विशिष्ट औसत भी कहा गया है। उसके बाद में समय के साथ में तुलना की जा सकती है, ये हमारा ऑलरेडी हो गया। सापेक्ष माप है तो समय की तुलना के इस पर ही हमने बातें की है। और तुलनात्मक माप यानी प्रतिशत के आधार पर या जो सूचकांक के आधार पर तुलना करनी है, तो तुलनात्मक माप, सापेक्ष माप, विशिष्ट औसत और इकाई मुक्त माप, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। लक्षणों के बाद में हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको हमारे देश का बैरोमीटर भी कहा जाता है। सूचकांक को देश का क्या बोलते हैं, बैरोमीटर भी कहा जाता है। अब बैरोमीटर क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि देश के अंदर होने वाली हर प्रकार की चीज़ें, जितने भी हमारे सामाजिक कार्य होते हैं और दूसरे भी देश से रिलेटेड अर्थतंत्र के अंदर भी जो काम होते हैं, व्यापारिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, सामाजिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, आर्थिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, उन सब में होने वाले प्रतिशत, होने वाले परिवर्तनों को यही माप ज्ञात करता है। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन करने वाला एक महत्वपूर्ण माप है। इसके लिए ये हमारे देश के अर्थतंत्र का बैरोमीटर भी कहा जाता है। इसको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है, अर्थतंत्र का बैरोमीटर है। ओके, बैरोमीटर है। उसके बाद में हमारे पास में आता है कि अब ये किसके ऊपर आधार रखता है, 2 वर्षों को हमने देखे, एक चालू वर्ष और एक गत वर्ष। यहाँ गत वर्ष को कभी कभी आधार वर्ष के रूप में भी लिया जाता है। तो 2 वर्ष हमारे यहाँ पर हो गए, चालू वर्ष और आधार वर्ष। अब आधार वर्ष पसंद करने के लिए हमारे पास 2 पद्धतियाँ दी इन लोगों ने बुक में। कितनी है, आधार वर्ष का चयन करने की हमारे पास में 2 पद्धतियाँ हैं। तो आधार वर्ष का चयन करने की पद्धति एग्ज़ाम के अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आधार वर्ष का के चयन की पद्धति, तो कौन कौन सी हमारे यहाँ पर, नंबर 1 आधार वर्ष के चयन की पद्धति में हमारे पास में है अचल आधार की रीत, यानी कि फिक्स बेस इंडेक्स में, फिक्स बेस्ड मेथड। ओके, उसके बाद में हमारे पास में है पारंपरिक आधार की रीत। पारंपरिक यानी कि बदलते रहता है ऐसा। तो पारंपरिक आधार की रीत, उसमें क्या होता है कि चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, कौन सा, चेन, वहाँ पे एक साकर जैसी होती है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं सब। तो जैसे साकर बनती है ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो होंगे एक दूसरे के ऊपर आधार रखते हैं, एक नहीं तो दूसरा भी नहीं हो सकता। तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, एंड उसके बाद में हमारे पास में है
चयन बेस इंडेक्स नंबर, 2 प्रकार के यहाँ पर हमारे पास आधार वर्ष के चयन की पद्धतियाँ हैं। और उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन हम उनको बाद में देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन जो इम्पोर्टेंट है अपना वो देख लेते हैं। तो इसके लिए विशिष्ट सूत्रों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे सूत्र हम एक साथ में लिस्ट के साथ में करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में आता है कि जीवन निर्वाह सूचकांक क्या होता है। तो जीवन निर्वाह सूचकांक और ये सूचकांक में सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम जीवन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें होती हैं उनको एक समूह में रखकर फिर उनका सापेक्ष प्रतिशत निकालते हैं, यानी कि निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीवन निर्वाह सूचकांक। तो जीवन निर्वाह सूचकांक क्या बताता है हमको, जीवन जरूरत की या तो सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई सारी चीज़ों से रिलेटेड हो जीवन निर्वाह सूचकांक। इसका नाम खुद ही बता रहा है कि ये किस प्रकार का सूचकांक है, जीवन निर्वाह का। जीवन निर्वाह का यानी कि जो जीवन चलाने के लिए जीवन ज़रूरत की जितनी भी सब चीज़ें हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान जो होती हैं, इसके अंदर यहाँ पर एक घर चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से समूह होते हैं। तो देखो, खाने पीने का एक समूह होता है, उसके बाद में ईंधन का एक समूह होता है, फिर ईंधन के बाद में अगर कोई भाड़ा कर है तो ये हमारी तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। उसके बाद में भी हो गया है ईंधन का भाड़ा कर, फिर कपड़ा, और उसके बाद में फूड कर कुछ खर्च होते हैं हमारे। तो इस प्रकार के कुछ इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से अगर किसी समूह के बारे में अगर कोई निर्देशांक ज्ञात किया जाता है, उसके समूह में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है। ओके, तो दो भिन्न समय के सापेक्ष होने वाला प्रतिशत पर ध्यान रखना। हमारे पास इस प्रकार के समूह होंगे, उस प्रकार में होगा तो ही जीवन निर्वाह सूचकांक होगा। ओके, तो जीवन निर्वाह सूचकांक। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट इसके उपयोग हैं। उपयोग के लिए हमारे पास में देखा हुआ है कि सूचकांक की रचना करने के लिए इसका उद्देश्य क्या है सबसे पहले, फिर उसके लिए कौन प्रकार सी पद्धति हैं। तो इन लोगों ने पद्धतियों की बात करें तो 2 पद्धति हमारी बताई हैं। कौन कौन सी 2 पद्धतियाँ बताई हैं, तो एक हमारे को दिया है इसके लिए पारिवारिक बजट की रीत, पारिवारिक बजट की रीत यानी कि पारिवारिक अंदाज पत्र भी उसको हम बोल सकते हैं, बजट मीन्स अंदाज पत्र। और दूसरी जो मेथड है वो हमारे पास में कुल खर्च की पद्धति। तो 2 पद्धतियाँ हैं जो हमारे जीवन निर्वाह सूचकांक को ज्ञात करने के लिए उपयोगी हैं। तो इनके बारे में हम सूत्र वगैरह पढ़ के प्रैक्टिकल्स देखेंगे इन सब के। फिर हमारे पास में आता है इनमें से भार देने की भारित औसत की पद्धति होती है। इनमें से भारित औसत की पद्धति होती है। तो भारित औसत की पद्धति जो भी होगी हमारी, उसके लिए हमको क्या चाहिए, भार देना पड़ता है। तो भार देने के लिए हमारे पास में भार के 2 प्रकार है। पहले तो भार के प्रकार कितने, 2। और 2 कौन कौन से प्रकार हैं, एक तो हमारा होता है स्पष्ट भार, जिसको हम क्लियरली बोल सकते कि ये भार दिया हुआ है। तो एक हमारा होता है स्पष्ट भार, और दूसरा होता है हमारा गर्भित भार, जो छुपा हुआ होता है, गर्भित भार। ओके, तो स्पष्ट भार देने की हमारी जो पद्धतियाँ हैं वो ये हमारी दोनों। स्पष्ट भार देने की अगर कोई पद्धतियाँ बोल ले तो हमारे पास में ये जो पद्धतियाँ कैसी है, स्पष्ट भार देने की पद्धतियाँ। ओके, तो स्पष्ट भार देने की पद्धति, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भार अर्थात भार के प्रकार कितने हैं। भार के प्रकार के बाद में स्पष्ट भार देने की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। तो स्पष्ट भार देने की पद्धति के बाद में हमारे पास में आता है कि वास्तविक वेतन का सूत्र क्या है, मुद्रा की क्रय शक्ति क्या है। ये हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े फॉर्मूला के अंदर आ जाएंगे हमारे। सो
These all are our theoretical portion of this chapter.